नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार हठधर्मी और निकम्मी सरकार है। बीजेपी को निकाय और पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद भी चुनाव नहीं करवा रही है। कभी एक कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और प्रदेश में आपदा का बहाना कर चुनाव को टालने का काम कर रहे हैं। गरिमा दसौनी ने कहा कि प्रदेश की जनता को भी लगने लगा है कि कमल का फूल हमारी भी। ये हठधर्मी सरकार है, ये जिद्दी सरकार है और कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी सरकार है। इसलिए क्योंकि इनको पता है कि इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है पंचायत और निकाय चुनाव में, इस करके ना ये चुनाव करा रहे हैं। लगातार ये उल जलूल जो है तकरीरें दे रहे हैं हाईकोर्ट के मद्देनजर। आप हाईकोर्ट को देखिए, कितने बार फटकार लगा दी हाईकोर्ट ने। कभी कहते हैं चारधाम यात्रा चल रही थी इसलिए हम नहीं करा पाए, कभी कहते हैं आपदा आ गई प्रदेश में इसलिए हम नहीं करा पाए, कभी कहते हैं कांवड़ यात्रा चल रही थी इसलिए नहीं करा पाए, तो कभी कहते हैं लोकसभा चुनाव आ गए थे इसलिए हम नहीं करा पाए। तो इनके पास हर चीज के लिए लेम एक्सक्यूज है। इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है चुनाव कराने की, इसलिए क्योंकि जनता में भारी आक्रोश है और जनता कह रही है कमल का फूल हमारी भूल है। विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट रविवार को भैया दूज के पावन पर्व पर सुबह 8:30 बजे शीतकालीन के लिए बंद हो गए। इस दौरान जय बाबा केदारनाथ के जयकारे लगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच वैदिक विधि विधान व धार्मिक परंपराओं के साथ कपाट बंद किए गए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत 15,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। कपाट बंद होने के अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया। देहरादून के रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत दो पक्षों के विवाद में एक युवक ने ठेकेदार पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी। गोली लगते ही ठेकेदार लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। पत्नी ने लोकल लोगों की मदद से अपने पति को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ठेकेदार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ठेकेदार की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर गोली चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। केदारनाथ में आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस अपने अपनी जीत के दावे कर रही है। वहीं इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ में सरकार की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाकर इस बार अपनी जीत का दावा ठोक दिया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बदहाल व्यवस्थाओं के रूप में अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और स्कूलों में अध्यापक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि एकीकरण के नाम पर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह बद्रीनाथ और मैंगलोर का उपचुनाव हमने जीता है, उसी तरह केदारनाथ उपचुनाव में हम जीत जरूर हासिल करेंगे। व्यवस्थाएं बदहाल हैं। कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। विशेषज्ञ की बात तो, स्पेशलिस्ट की बात तो छोड़ दीजिए, स्टाफ नहीं है, अध्यापक नहीं है। एकीकरण के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तमाम विषय हैं, राज्य के विषय हैं, देश के विषय हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था, डर और भय का माहौल, तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जिस तरह से बाबा केदारनाथ से पहले चुनाव जो हो रहा है, उससे पहले बद्रीनाथ का उपचुनाव, मंगलौर का उपचुनाव, जिसमें हमें बड़ी जीत मिली, जबकि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धनबल का इस्तेमाल किया गया और एक डर और भय का माहौल बनाने की जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में कोशिश की गई, लेकिन जनता ने सब कुछ नकार दिया। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी एन प्रकारेण केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में सफल नहीं होंगे। जनता ने मन बना लिया है, बदलाव का मन बना लिया है और हम एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है केदारनाथ की महान जनता पर
कि उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग निश्चित रूप से हमें समर्थन मिलेगा और हम जीतेंगे। केदारनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के कार्यकाल के दौरान इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्तमान सरकार इसे आगे बढ़ा रही है। केदारनाथ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व के विकास कार्यों को देखते हुए जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाकर विधानसभा में भेजेगी। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपुर रोड विधानसभा से विधायक खजान दास ने कहा कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है। के कार्य हैं या ऑल वेदर रोड के कार्य हैं, ये उनके कार्यकाल में शुरू हुआ था। भाजपा ने सिर्फ उस काम को आगे बढ़ाया। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस आरोप लगाना जानती है और धरातल को नहीं देखती है सच्चाई क्या है। ये कार्य मोदी जी की कृपा दृष्टि से हुआ है। मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है उत्तराखंड के लिए और केदारनाथ के लिए ऑल वेदर रोड को, और आज मैं गडकरी जी का भी नाम लेना चाहता हूं। गडकरी जी ने जिस तरह से जो है पूरे भारतवर्ष में जो रोडों का जाल बिछाया है और आधुनिक सड़कें बनाई है, इसके लिए मैं गडकरी जी का भी और माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और मुख्यमंत्री जी लगातार केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों को देखते हैं और जिस तरह से काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वर्क के आधार पे मैं जनता से यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने मतों का प्रयोग करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है, उसके तहत हम कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ वहां से। पिछले कुछ समय में उत्तराखंड का माहौल कई जगह खराब होता नजर आ रहा है। खास तौर पर सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पहले उत्तरकाशी, चमोली और अब श्रीनगर गढ़वाल, इन तीनों ही जगह में सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिली हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जो ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए थे उन्हें वहां से निकलने की बात कही है। आपको बता दें कि वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार अपने एक बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं में जो लोग सम्मिलित हैं वह सभी बाहरी हैं। वो सभी बाहर से आकर यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनने के बाद पूरे देश के अंदर कुछ विदेशी ताकतों द्वारा इस प्रकार के षड्यंत्र चल रहा है और मुझे दुख है कि देवभूमि में भी इस प्रकार के षड्यंत्रकारी लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कल भी जो घटना में अभियुक्त जो प्रथम दृष्टया निकल कर आ रहा है, उसका भी उत्तराखंड से कोई लगाव, कोई उसका वो उत्तराखंड से बाहर का है। तो मैं इस बात को शुरू से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड का जो मूल मुस्लिम समुदाय है उसको आप विचार करना पड़ेगा कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन लोग आ रहे हैं, तुम्हारा सारा लेकर कौन इस देवभूमि के माहौल को खराब कर रहे हैं। आखिर उनके कड़ाई से विरोध करने की आवश्यकता है। हम शांत भाव से रहने वाले लोग हैं। उत्तरकाशी के अंदर वो चाहे हिमाचल की घटना हो, उत्तरकाशी में दूसरा विषय है, हिमाचल के अंदर तो मुस्लिम बंधुओं ने खुद ही अब मस्जिद को तोड़ना शुरू किया है। तो जहाँ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, इस प्रकार का निर्माण हो रहा है, देवभूमि के शांत स्वरूप को बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार उन पर कड़ाई से निपटेगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रकार की घटनाएं जो एक षड्यंत्र के तहत जिनको अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे अपराधियों को उत्तराखंड की सरकार बख्शने वाली नहीं है। किसानों को पशुओं और मुर्गियों की बिक्री को बेहतर तरह से उपलब्ध कराने के लिए पशुपालन विभाग ने आईटीबीपी के साथ विशेष एमओयू किया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर अब पहले चरण में सबसे पहले उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली से चिकन, मटन और फिश की सप्लाई शुरू हो गई है। इस बात पर उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पशुपालकों, मत्स्य पालकों और मुर्गी पालकों को अपने सामान का व्यापार करने के लिए मार्केट उपलब्ध कराना हमारा मुख्य मकसद है, जिसके लिए आईटीबीपी एक नामी संस्थान है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है कि पशुओं को और दुग्ध पालकों की आय दोगुनी हो, उसके लिए यह कदम कारगर साबित होगा। आज एक एमओयू पशुपालन विभाग के सचिव महोदय और आईटीबीपी के आईजी साहब के मध्य माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार और माननीय पशुपालन मंत्री जी उत्तराखंड सरकार की उपस्थिति में किया गया है।
इससे हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, वहाँ के जो पशुपालक हैं और जो भेड़ बकरी का व्यवसाय कर रहे हैं, मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को एक ओपन मार्केट अवेलेबल हुआ है। इस एमओयू से यह है कि जहां आईटीबीपी अपने जवानों के लिए मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़ या चिक की सप्लाई मांगेगी तो वो एक हमें ऑर्डर करेंगे 7 दिन पहले, और हम वहाँ के लोकल जो लोग पाल रहे हैं उनसे उस उत्पाद को उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार जहाँ आईटीबीपी के जवानों को शुद्ध और अच्छा मांस उत्पादन वाला जानवर मिलेगा, वहीं हमारे किसान भाइयों को और पशुपालकों को उनके उत्पाद का अच्छी कीमत और तुरंत मार्केट की उपलब्धता होगी। ये एक पहल है और ये इंडिया में पहले स्टेट है उत्तराखंड जो इस तरह की पहल कर रहा है, और हम आईटीबीपी से जुड़े हैं। उसके आगे जैसे भी इसका सफलता के आधार पर फिर इसके अगले एमओयू की जाएंगे। ये देखिए, कोशिश थी पशुपालन विभाग की कि उत्तराखंड के पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को और हमारे कुक्कुट पालकों को एक चेन ऑफ मार्केटिंग, चेन ऑफ लाइन मिले, जिससे कि उनका जो सामान है, उनके जो बकरी है या वो ट्राउट फार्मिंग है या वो हमारे कुक्कुट है, इनको मार्केट अवेलेबल कराना हमारा मेन मकसद था। और आईटीबीपी एक बहुत बड़ी संस्था है, एक नामी संस्था है हमारी, और 8 महीने से चर्चा चल रही थी। लेकिन आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को और मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, जिनके सामने ये एमओयू हुआ। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि पशुपालकों की, अपने दुग्ध पालकों की, मत्स्य पालकों की आय दुगनी करनी है, उस पर ये कदम जो है काफ़ी साकार होगा। सबसे पहली चीज़, आईटीबीपी से हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें स्पष्ट है कि जितने भी चाहे वो बकरी हो, चाहे वो कुक्कुट हो, चाहे वो मत्स्य हो, वो हमसे डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री विभाग और मत्स्य विभाग के माध्यम से उसका सप्लाई किया जाएगा आईटीबीपी को। ये ओवरऑल जो हमारा एक एस्टिमेट है कि 200 करोड़ की मार्केट डेवलप करेगा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। हमारे 3 आईटीबीपी की जो पोस्ट हैं वो उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में और चमोली में, वहाँ पे पूर्ण रूप से सप्लाई हमारा विभाग करेगा। इससे उत्तराखंड की 2 सबसे बड़ी समस्या, एक पलायन और एक रोजगार, इन दोनों पे बहुत बड़ा वार होगा, क्योंकि जो लोग पशुपालन का काम करते हैं उनको एक गारंटी मिल रही है आज कि आपको एक बहुत नामी संस्था के साथ जुड़ने का मौका भी मिल रहा है और आपका पेमेंट समय पे होगा, पेमेंट की गारंटी भी होगी, सरकार की गारंटी हो जाएगी आईटीबीपी के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो हमारे पहाड़ों में दर्द है पलायन का, वो भी कम होगा, और जो लोगों को पशुपालन में इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं उनकी आय दुगनी करने में ये बहुत बड़ा कदम साकार हुआ। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत निकायों में कार्यरत पर्यावरण मित्रों को जीवन बीमा के रूप में मिलने वाली 2 लाख रुपए की धनराशि को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह सौगात दीपावली के तोहफे के रूप में पर्यावरण मित्रों को दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्र हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्रों के हित में हमेशा से काम करती रही है। देखिए, हमारे पर्यावरण मित्र हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और हमारी सरकार लगातार उनके हित में हमेशा काम करती रही है। चाहे मिनिमम 500 रुपया रोज का उनको देने की बात हो या उनको कभी वेशभूषा वर्दी देने की बात हो। और अब हमने एक जो उनका इंश्योरेंस की बात आई, तो आप जानते होंगे पहले हमने 2 लाख का उस पर विचार किया था, उसको हमने 5 लाख रुपए किया है। ये बहुत बड़ी राशि इंश्योरेंस के रूप में उनके लिए सरकार ने निर्णय लिया है और आप जानते हैं कि इसे मैं ये कह सकता हूँ दीपावली के तोहफे के रूप में है। देहरादून की गड्ढायुक्त सड़कें राजधानी की सुंदरता को दाग लगा रही हैं। ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान का। शहर के प्रिंस चौक से लेकर पटेल नगर के लाल पुल तक रोड पर सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। इसके बाद मुख्य बाजार पलटन बाजार में 4 दर्जन से अधिक गड्ढे हैं। इसी तरह बुद्धा टेम्पल से सुभाष रोड, पलटन बाजार, लाल पुल से कारी रोड और
ब्रह्मवाला माजरा रोड गड्ढों से आपको बता दें कि भरा हुआ है। वहीं कई जगहों पर गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोजाना चोट आपको बता दें कि लोग चोटिल भी हो रहे हैं। शहर का ISBT क्षेत्र हो या फिर दून रेलवे स्टेशन, यहाँ वाहनों से उतरते ही लोगों का सामान सीधे गड्ढों में जा रहा है। VIP रोड चकाचक। दून में VIP क्षेत्रों की रोडें चकाचक हैं, लेकिन आम आदमी की रोड गड्ढे से पटी पड़ी है। यमुना कॉलोनी हो या रेसकोर्स क्षेत्र हो या फिर बसंत विहार और सचिवालय रोड, इन VIP क्षेत्रों में रोडों की स्थिति काफी ठीक है। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल कुछ पार्क और एक परेड ग्राउंड और इसके अलावा कुछ सड़कें वो ठीक की गई, उनको स्मार्ट बनाया गया, कुछ स्मार्ट शौचालय बना दिए गए, लेकिन पूरा देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम पर बर्बाद कर दिया गया है। जो सबसे पहले दो चीजें स्मार्ट सिटी में लेनी चाहिए, एक तो सीवर लाइन की व्यवस्था। अभी कम से कम यहाँ पर बहुत एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। सीवर लाइन डाल दी गई है, खोद दिया गया है, वहां पर चलना मुश्किल है और सीवरेज अभी शुरू नहीं हुआ, इवन ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना है। एक तो दूसरा जो सबसे बड़ा एक समस्या है यहाँ की, जो यहाँ पर डेयरियां हैं शहर के अंदर, और शहर के अंदर की डेयरियां, किसी भी डेयरी में वहां पर न तो गोबर और मल मूत्र उठाने की कोई व्यवस्था है, न गोबर गैस प्लांट की कोई योजना है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए और बहुत ही जल्दी इन पर काम करना चाहिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं सहित अन्य राज्यों से भी कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चकराता विधायक प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम छोटे बड़े नेता प्रचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक मनोज रावत पर ही भरोसा जताया है, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नोटियाल को मैदान में उतारा है। केदारनाथ उपचुनाव हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बल्कि ये देश को दिशा देने वाला, एक संदेश देने वाला चुनाव है। अयोध्या और बद्रीनाथ हारने के बाद अगर केदारनाथ में भी हम हैट्रिक लगाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्ट करने वाला चुनाव हो सकता है। उसमें एक नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान करने वाला चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी इसमें अपनी लगा रही है। इसी के मद्देनजर 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, जिसमें माननीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत 2 सह प्रभारी हमारे जो नवनियुक्त हुए हैं वो भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। माननीय अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष जी हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत बहुत सारे विधायकों के नाम इस सूची में हैं। फ्रंटल संगठनों के अध्यक्षों के नाम इस सूची में हैं और निश्चित ही रूप से सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और अपने अपने जो बूथ हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी देगी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर स्कूल, दोनों ही जगह कर्मचारी अक्सर गायब रहते हैं। अब ये शिकायतें आम हो चुकी हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों के अस्पतालों में डॉक्टर अपने समय पर नहीं आ रहे हैं या फिर कई दिनों तक गायब रखते हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही स्कूलों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही है। और इन्हीं सबको देखते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दोनों ही विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की है, फिर बड़ा फैसला लिया है। धन सिंह रावत ने बताया कि अक्सर देखने के लिए मिलता है कि डॉक्टर और शिक्षक गायब रहते हैं, वहीं अब हम ऐसे कर्मचारियों के ऊपर सख्त एक्शन लेने जा रहे हैं। बैठक ली और कई इसमें आपने निर्देश दिए। सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा कि जो तमाम लोग अस्पतालों या शिक्षा देने नहीं आ रहे उनको बर्खास्त किया जाए। किस तरह देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण जरूरी है? देखिए, पूरे प्रदेश में जो भी डॉक्टर हो या शिक्षक हो या कोई भी अधीनस्थ कर्मचारी हो, और अगर वो 3-3 साल से विभागों से नदारत हैं तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि सरकार अभी तक 18,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है और हमारी प्राथमिकता रहती है कि लोग जल्दी से ज्वाइन करें और राज्य की सेवा करें।
लेकिन कई कार्मिकों का देखने को मिल रहा है कि वो 2-2, 3-3 साल से नदारत हैं। अभी तक लगभग 200 लोगों पे हमने एक्शन कर दिया है, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे कार्मिक हों। अभी मैंने विभाग को कल निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाए जो कि लंबे अंतराल से जो है अनुपस्थित चल रहे हैं और उनके खिलाफ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।